ये मेरा सारे बच्चों से कहना होता है कि आप किसी भी जगह से आए हो, यदि आपको ये लगता है एक समय के बाद कि भाई अब ये चीज नहीं काम कर रही है, क्योंकि सब चीज सबके लिए नहीं बनी होती। सपोज अगर एक्टिंग आपके लिए काम नहीं कर रही तो आप बिना किसी शर्म के अपने शहर वापस लौट जाइए। इसमें आपको अपने शहर लौटकर आते रहना चाहिए, जिससे आप औकात में रहते हैं, हवा नहीं लगती आपको। ये सच है, ये सच ज्यादा उड़ते नहीं। दूसरी चीज ये कि अगर आप अपने शहर से जुड़ाव रखते हो, अपनी रूट से जुड़ाव रखते हो, तो आप में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आ पाता। बुलौआ जो लगते थे बुलौआ जो कानपुर में लगते थे, नाम परिवर्तित कर दिया आधुनिकता के दौर में, लेडीज संगीत। अरे हम बहुत गए हैं बुलौआ में, हम अपनी दादी के साथ, मम्मी के साथ, और उन बुलौओं में, और हमने वहां पर मैं तेरी दुश्मन मैं बहुत डांस किया है। पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। यहाँ से यही हुआ। राइट बहुत बचपनी हो। हमने अपने पिताजी से ये कहा था, मतलब मैं बहुत बदमाश थी, तो वो जो ट्राई साइकिल होती है, तो शायद मेरा 4था या 5वां बर्थडे था, तो पता नहीं मैंने किस फिल्म में क्या कहाँ सुन लिया, हमने कहा ये साइकिल अगर नहीं ला कर दोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा दीदी, हमारा एक क्रिएटर्स का एक गढ़ है कानपुर में, जिसका नाम है गंगा महाराज। बहुत सारे लोगों को आपने वहाँ पे नृत्य कला में पारंगत होते हुए देखा होगा। जी, राज मेरे सामने साक्षात नहीं खुला था, तब तक हम रील्स पे तो देख रहे थे। तो हम ये पूछना चाहते, क्यों करते तुम लोग ऐसा? क्यों कर रहे हो ऐसा आखिर यार? गंगा महाराज हो, थोड़ा तो कायदा बना के रखो। और मेरा कहना है डांस, अरे करो डांस करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मतलब चिथड़े पहन के क्यों नाचने लगते हो? ऐसा ना नाचो कि कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़े या डिलीट करते घूम रहे हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वायरल अल्फाज पॉडकास्ट में। आज की जो हमारी गेस्ट है, मशहूर अदाकारा है। आपने इनको कई मूवीज में देखा होगा, कई टीवी सीरियल्स में देखा होगा। एक बहुत ही बेहतरीन इन्फ्लुएंसर है, और सबसे मेन बात, ये कानपुर से है। आखिरी में मैं आप सबके प्यार के साथ स्वागत करना चाहूंगा नैनी दीक्षित का। थैंक यू। तो दीदी ये बताइए कि कानपुर की परिभाषा हर एक के जीवन में अलग अलग रही है। नैनी दीक्षित के हिसाब से कानपुर की क्या परिभाषा है, कैसा है कानपुर? परिभाषाएं तो देखिए तरह तरह की हम लोग सुनते ही रहते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन कानपुर को मतलब एक ही चीज में लोगों ने समेट दिया है कि अरे कानपुर का भौकाल है। ऐसा नहीं है, इससे बियॉन्ड है यार कानपुर। मतलब कानपुर में अगर आप प्रेम की बात करें तो मतलब इस टाइप का है कि आपको घर तक छोड़ आएंगे पता बताते और नहीं भी छोड़ के आएंगे तो उनको दुख होगा कि यार हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इससे भौकाल नहीं है, मतलब स्वीटनेस भी है। लोगों में अपनत्व बहुत ज्यादा है। लोग कह देते हैं कि जैसे लखनऊ हो, कानपुर हो, जो ये सिटीज हैं, लोग इस तरह कह जरूर देते हैं कि टियर 2 सिटीज हैं, लेकिन टियर 2 सिटीज में वो ये बात मिस कर जाते हैं कि ये अपना तो आपको मेट्रो सिटीज में कहाँ मिलता है। वो गूगल मैप वाले लोग कहाँ समझ पाएंगे कि कोई घर तक छोड़ गया है कि अरे पांडे जी का घर है, हमारे बहुत अच्छे मित्र पूछ लिया। और फिर ये भी क्या है, रास्ते में वो लोग ये भी पूछते हैं कोई काम हो आपको उनके। जैसे कि राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी में भी ये बात आती, तो वो आपसे वहां, और ये कोई बड़ी बात नहीं कि जान पहचान भी आपकी निकल आए कि अच्छा वो आपके चाचा लगते हैं, अरे ताऊ है हमारे। मतलब वो लोगों में जान पहचान भी निकल आएगी, चाय भी पी लें रास्ते में, जाते जाते नंबर भी एक्सचेंज हो जाएगा, और फिर ये भी हो जाएगा कि अब अगली बार वहां आएंगे तो फोन कर देंगे, फिर आते हैं आपके यहाँ। हम आएंगे बेटा नोएडा तो बताना, मिलेंगे। ऊपर से पिताजी कह रहे होंगे ताऊ जी पैर छुएंगे नहीं। और एक बार ऐसे ही मुंबई में मतलब माता पिता आते रहते हैं, तो नीचे जो हमारे सिक्योरिटी वाले भैया थे, तो वो कुछ प्रतापगढ़िया कहीं के थे, तो पापा रोज चाय पीने जाते थे तो उनको भी पिलाते थे, तो पेपर वाला आता था, उनसे उनकी जान पहचान हो गई। तो वो जाते जाते अपना नंबर देकर और बोले कि दीदी यहीं रहती, देखे रहना। तो देखे रहना मतलब ये था ध्यान रखना। फिर एक हफ्ते बाद फोन करके कह रहा था, चाचा आज कोई भैया आए थे, अरे काले रंग के थे भैया आए थे, तो मेरा भाई आया था, चाचा का लड़का, तो उसके लिए वो मतलब वो ये बताने का प्रयास कर रहा था कि आपने कहा था देखे रहना, तो पूरा बराबर नजर रख रहे हैं। तो ये देखिए, मतलब मेट्रो सिटीज में भी वो बात थी कि उसने पापा को फोन करके बताया कि चाचा कोई एक भैया आए थे। यही दीदी अपनत्व है, मतलब बिना किसी छल कपट प्रपंच के लोग आपसे जुड़ाव रख सकें। उनको कोई लाभ नहीं लेना है आपसे, वो सिर्फ आपसे इस प्रकार से आंतरिक रूप से जुड़े हुए कि भाई ठीक है आप अपने वो हैं। ये एकदम सत्य है, और हर मोहल्ले में अपना एक बुलौआ है। अरे दीदी जैसे मुंबई आपकी कर्म भूमि है और कानपुर आपकी जन्मभूमि है,
किस प्रकार से कर्म भूमि और जन्म भूमि को आप डिफरेंशिएट करेंगे कि यहाँ दोनों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं? देखिए, जो जन्मभूमि होती है वहां पर मेरा ऐसा मानना है कि आप कितने भी नाकारा हो, वही होता है ना कि माँ को तो अपने हर बच्चा अपना प्यारा होता है, आप कितने भी नाकारा हो, जो आपकी जन्मभूमि होती है वो उस माता के समान होती है। लेकिन कर्म भूमि वो होती है जो हंटर लिए रहती है, वो टीचर की तरह है। तो दोनों में समानता तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत बहुत डिफरेंस है। और रही बात ये कि जन्मभूमि से यदि आप कर्म भूमि का सफर तय करते हैं, उसमें एक ब्यूटी ये रहती है और ये रहनी चाहिए कि आप अपनी जन्मभूमि को भूलें नहीं। तो बस ऐसी बात है जी। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब जैसे जहां हम काम करने जाते हैं, हम वहां पे सर्वाइवर होते हैं जी। कि यार हमको सर्वाइव करना है। यहाँ पे हमें टेंशन नहीं है किसी चीज की, चाहे भले हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर में आने के बाद जो वो प्यार से दो शब्द बोले जाते हैं, हमें लगता है कि अरे यार ऐसा कोई जीवन में तकलीफ नहीं चल रही है। लेकिन बाहर अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या आप किसी ऑडिशन में गए आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, घर वापस आते हैं आपको कोई हील करने वाला नहीं होता है, कुछ खालीपन सा रहता है। ये तो है कि नहीं होता है, बिल्कुल है। और इसीलिए इसका हमने बस एक ही उपाय निकाला है कि आप थोड़े थोड़े दिनों में अपने शहर वापस आते रहिए। ये तो और इस बात से ये मेरा सबसे कहना है, जो मेरे एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी कहना है, या जो लोग आगे एक्टिंग परस्यू करना चाहते हैं, जब भी मेरी वर्कशॉप होती है तो ये मेरा सारे बच्चों से कहना होता है कि आप किसी भी जगह से आए हो, यदि आपको ये लगता है एक समय के बाद कि भाई अब ये चीज नहीं काम कर रही है, क्योंकि सब चीज सबके लिए नहीं बनी होती। सपोज अगर एक्टिंग आपके लिए काम नहीं कर रही है तो आप बिना किसी शर्म के अपने शहर वापस लौट जाइए। अगर एक इंजीनियर इंजीनियरिंग में नहीं चल पाता, वो एमबीए करता है। अगर एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप नहीं बन पाते, आप उससे बेटर कोचिंग चला रहे हो, मतलब आप जॉब स्विच करते हैं ना, तो एक्टर से या जो क्रिएटिव फील्ड में उसके ऊपर ये निशाना क्यों लगा दिया जाता है कि अरे ये तो फेल हो चले आए मुंबई से। ये नहीं करना चाहिए। लेकिन दीदी बहुत लोगों के पास प्लान बी होता नहीं है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि प्लान भी नहीं है, लेकिन अगर एक समय के बाद आपको ये लगता है कि भाई ये बात नहीं बन रही, तो आप पहले कुछ समय तक अपने शहर वापस लौट जाइए। मेरी ये बात लोग मानते नहीं है, लेकिन ये सत्य है। अगर आपको मेंटली सेन रहना है तो आपको अपने लोगों के पास वापस लौटना पड़ेगा, फिर आप सोचिए अब क्या करना है। क्योंकि आजकल मानसिक रूप से स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। शारीरिक रूप से तो आप कैसे हो कैसे नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन आप वहां पे मेंटली ट्रोमेटाइज हो जाते हो बहुत ज्यादा कि यार कुछ नहीं हो रहा है, वापस जाएंगे लोग मेरे को लूजर बोलेंगे, फेलियर बोलेंगे। तो उनके मन में डर इतना घुसा हुआ है ना कि यार कैसे हम वापस जाएं, फिर कैसे नजरें मिलाएं, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, कोई अब बोलेगा तो बोलने दो। बहुत सारे लोगों ने प्लान बी में जाके ऐसा सक्सेस हाई किया है कि मतलब मेरा तो अभी से प्लान बी है, मैं तो ओपनली कह रही हूँ। यदि जितने दिन मैं मुंबई में हूँ, यदि मुझे अब आगे आने वाले कुछ समय और अच्छा लगेगा मुंबई में, तो मैं रहूंगी। वरना मेरे पास ऐसा नहीं है कि जब मेरे पास फिल्म्स नहीं होते तो मैं पढ़ा रही होती हूँ। आई लव टीचिंग, मैं एक्टिंग पढ़ाती हूँ, वॉइस एंड स्पीच पढ़ाती हूँ, डांस करती हूँ। अब तो सोशल मीडिया ही ऐसा हो गया कि उसने भी आपको क्रिएटिविटी के और पैसे कमाने के दोनों जरिए दिए, यदि आप उसे सभ्यता से इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और यदि मुझे एक समय बाद लगेगा कि अब मैं बोर हो गई, हम वापस आ जाएंगे कानपुर, अच्छी नौकरी करेंगे, बनारसी जाके चाय पियेंगे, घर वापस आएंगे, पंचायत करेंगे, सो जाएंगे। सुकून तो खैर अपनी जगह पे आकर वापस आप कुछ भी करें, छोटा सा भी करें। बस। और मेरे को हर समय ऐसा लगता है दीदी कानपुर बहुत सस्ता है। हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये तो एक तो देखिए वो हर जगह सस्ती होती, सस्ती इन द सेंस कि वो हर जगह मतलब वैल्यू फॉर मनी होती है। जो भी नदियों के किनारे बसे जगह है, कानपुर तो ऊपर से गंगा किनारे है, तो जो भी सभ्यता, जो भी शहर नदी किनारे बसे होते हैं, वहां आपको बेसिक नीड्स की चीजें मिल जाती हैं। पहली चीज क्या, भोजन, वो आपको बहुत आसानी से मुहैया होता है, कपड़े, घर। तो जो भी गांव या शहर किसी नदी के आधार पे बसे होते हैं, वहां चीजें सस्ती होती ही हैं। और फिर आपकी जान पहचान ही होती है, तो लोग आपको वो महंगाई का या उस रैट रेस का असर नहीं होने देते। वो आपको दिखावे की जिंदगी से थोड़ा सा दूरी कर दूर ही रखते हैं। हाँ, ये सच है। अभी भी मालूम है दीदी कि जैसे आप 2 नंबर बस है, आप 2 नंबर बस में बैठी होगी, पहले चलती थी, अब तो पता नहीं मुझे चलती है कि नहीं चलती है। 2 नंबर बस में ना अगर आप बस्ता टांगे हो, स्कूल से आ रहे हो या कोचिंग जा रहे हो, तो आपका किराया वो लोग आधा लेते थे। कि मतलब वहां तक चले जाओ 10 रुपए में अभी भी 10-20 रुपए आपके पास हो तो आपका पेट भर जाता है से। और कभी कभी मैंने ये नोटिस किया, कभी कभी वो लेते बच्चे हैं, चलो जाने दो, वैसा था वो था। वो शायद बड़े शहरों में आपको इतनी जल्दी देखने नहीं मिलेगा। वो
उस तरीके से जुड़ाव नहीं कर पाते ना कि यार ये बच्चे इतनी दूर से पसीना बहाते हुए आए हमारे तक, तो इनको कुछ खिला के ही हाँ, भेजना है, सही भले आधे दाम में रख दो, उससे आपको कुछ मिलता नहीं, लेकिन प्रेम बच्चों का कि बस मिलता है। चलो ठीक है, इट्स ओके, वैसा है यहाँ का। कि सोशल मीडिया पे नोटिस करी कि ट्रोलर्स को जो करती हैं शिक्षित, उन्हें कहते हैं नैनी दीक्षित। तो ये जो ट्रोलर से आपका रिश्ता है, जी। क्योंकि कभी-कभी ऐसा लग जाता है कि यार कीचड़ में पत्थर हाँ, क्यों हाँ, मारें, हाँ। छींटे भी तो अपने ही ऊपर आएँगे। हम्म। लेकिन आपका थोड़ा-सा अलग इस चीज़ में, और इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई ये भी बताइएगा? शुरुआत ऐसे हुई, अभी बहुत समय पहले की बात नहीं है, शायद 6 महीने, साल भर ही बीता होगा, साल डेढ़ साल ही बीता होगा इस बात को। सोशल मीडिया पर ही एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही थी कि किसी एक प्रदेश का, मैं नाम नहीं लूँगी वरना लोग जान जाएँगे, एक प्रदेश का एक 17 से 18 वर्ष की उम्र का एक लड़का था और बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट था। इतना अच्छा कि फिर होता है ना, माँ-बाप अब अक्सर तो किसी भी देश में मध्यम वर्ग ही होता है ना, तो मध्य वर्गीय माँ-बाप ने एक छोटे कमरे में उसका मेकअप का सेटअप वगैरह तैयार करवाया था एंड वो बहुत अच्छा मेकअप करता था, बहुत अच्छी साड़ी ड्रेपिंग करता, सो मच सो कि उसको इससे जॉब मिलने लगी थी, काम जीविका जनरेट, चलाने लगा था। हाँ, जनरेट करने लगा था। सडनली देखा कि उसकी सेक्सुअलिटी पर लोगों ने उसे इतना ट्रोल किया कि ही एंडेड हिज लाइफ। अब इसमें कौन है दोषी? उसकी तो जिंदगी चली। आप किस पर इस चीज का आरोप देंगे कि ये किसने किया है? और समहाउ ये बात मुझे बहुत ज्यादा हिट कर गई कि एक होता है अपने काम से काम रखो ना, लेकिन इतना अधिक, चलो एक आध बार हो गया, 2 बार, पर आप किसी को उसकी इंडिविजुअलिटी के लिए इस तरह से टारगेट करेंगे जस्ट बिकॉज यू आर मेंटली सिक, जस्ट बिकॉज आप एक लूजर हैं। आप किसी भी व्यक्ति को उसके लड़का, लड़की या किसी भी और तरह के जेंडर का होने के कारण इस हद तक ट्रोल करेंगे? किस पर केस चलाया जाएगा इस बार? किसी पर नहीं। बस ये बात मुझे हिट कर गई और फिर मुझे ये भी लगा कि देखो, ये आप भी मानोगे और कोई भी क्रिएटर इस बात को मानेगा, जो लोग कहते हैं ना कि अरे हमें नहीं फर्क पड़ता, ये संभव ही नहीं। आपका मस्तिष्क मनुष्य मस्तिष्क है और किसी चीज का यदि आपको फर्क नहीं पड़ता, फिर तो आप हिमालय जाने के लिए तैयार हैं। मोक्ष का द्वार आपके लिए खुल हाँ, गया। तो ऐसा नहीं होता है, फर्क जरूर पड़ता है, लोग इग्नोर करते हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है। अपनी मेंटल सैनिटी बनाए रखने के लिए, अपनी मनोदशा सही रखने के लिए इग्नोर करना बहुत बढ़िया बात है। लेकिन क्या आप अपने घर में पनप रहे तिलचट्टों को इस हद तक इग्नोर करेंगे कि वो हर जगह दूषित करें? कभी तो फ्लिट डालेंगे ही ना। और मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, जो बहुत छोटे छोटे इस तरह के अपराध होते हैं ना, वो फिर इस लेवल पे एक बड़े अपराध को जन्म देते हैं कि हम मोमबत्तियां लिए घूम रहे होते हैं। तो बस मुझे लगा कि खून तो खौलता ही है, मतलब आपका खून खौलता है, आप देखोगे आपको चिढ़ तो होगी ही होगी, तो कम से कम इसको कुछ कॉमेडी में बदल दिया जाए, बाकी के लोग तो हंसे हैं आपके साथ। नहीं, और दूसरी बात ये है कि दूसरों को एक शिक्षित करने का ये आपने जो तरीका निकाला ना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कम से कम एक्चुअली भीड़ का कोई नाम तो होता नहीं है। हाँ, बस भीड़ आती है और कुछ करके चली जाती है, आखिरी में उसके दुष्परिणाम सिर्फ वही लोग देख रहे होते हैं जो उसका शिकार बने। भुगत रहे हाँ, होते हैं। तो मेरा मानना है कि मतलब आप किसी के कमेंट सेक्शन में जाके उसे भद्दी-भद्दी बातें बोलते हो। कारण क्या है? हाँ। तो रही बात कीचड़ में पत्थर फेंकने की, हम 19वें माले पे रहते हैं, वहां से पत्थर फेंक रहे हैं। इनकी औकात क्या है भाई? कनपुरिया है यार, तुम क्या उत्तर मारोगे हमको? तुम मारोगे, हम तुम्हें पलट के हम गंगा किनारे ढो लेंगे जाके, हम पवित्र हो लेंगे। लेकिन मैंने एक चीज दीदी नोटिस करी है कि बहुत लोगों को ना, जैसे कि यार हम सिर्फ इसलिए कमेंट करेंगे जाके कि शायद मेरा कमेंट पिक हो जाएगा, मेरे कमेंट पे मेरी रील बन जाएगी, कुछ एक बातें होंगी मेरे बारे में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कब वो एक अश्लीलता और बदतमीजी के बीच का जो लाइन है ना, वो क्रॉस कर जाते हैं। और दूसरी बात है, जिन लोगों को, मतलब मैं ये बता देना चाहूंगी ऑन कैमरा कि जिन लोगों को ये यदि लगता भी है कि चलिए आपको लगा हम उल्टा सीधा कुछ लिख देंगे फिर हम फेमस हो जाएंगे, यार तुम अपने घर में फेमस नहीं हो पाए हो, तुम कहाँ गली में भी फेमस नहीं हो। और यदि ऐसे फेमस होना है कि लोग तुम्हें देखें और पीछे तुम्हारे मजाक उड़ाएं कि देखो देखो ये वही था जिसकी प्रोफाइल देख ली गई, तो इस ऐसे फेमस होने से अच्छा कि तुम घर से ही ना निकलो, वो ज्यादा अच्छा है। क्या करोगे ऐसे फेम का तुम? मेरा तो मानना है कि बिल्कुल सही करती हो और इस सफर को जारी रखिए। बिल्कुल, क्योंकि कम से कम समाज में थोड़ा डर का माहौल है कि ऐसा कुछ नहीं करना है, फेक आईडी बना के तुम चले जाते हो कहीं पे भी। और एक और चीज इसके चलते मैं देख रही हूँ कि अब पहले उतनी नजर प्रशासन की इन चीजों पर नहीं जाती थी, बट अब जब मैं पुलिस को टैग करती हूँ या कुछ है, तो उसका एक कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको दिखता है। बेशक हर रील में नहीं दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं वो 1-2 बार
दिखाई दे जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो और भी क्रिएटर्स हैं, जब तक आप सामने नहीं आएंगे तब तक सोल्यूशन निकलेगा नहीं। नहीं, और मेरा तो मानना है, जैसे लोग कहते हैं ना कि आपको सोशल मीडिया पे आना चाहिए तो मोटी चमड़ी के साथ आना चाहिए। ठीक है भाई, मोटी चमड़ी के साथ आना चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई चीज गलत कह रहा है, आप ये कह लो कि यार कमेंट सेक्शन पे मैं ध्यान नहीं देता, ऐसा नहीं है, ध्यान सब देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। ध्यान सब देते दीदी, पढ़ते समय खराब सबको लगता है, बट थिंग इज कि आप ठीक जनरली है, इग्नोर हाँ। कर देते हो। अब देखिए वही बात है कि कुछ वक्त पहले मैंने अपने कमेंट सेक्शन में किसी ने कुछ लिखा, तो नीचे किसी ने सपोर्ट में ये लिखा कि अबे तेरे जितने फॉलोअर नहीं उतने उनके ब्लॉक लिस्ट में होंगे। ये जो दो लोगों की लड़ाई होती है ना कमेंट सेक्शन में, ये पढ़ने में सबसे ज्यादा आनंद आता है। अच्छा दीदी, आपने भी देखा अभी साइबर वालों का एक वो आया कि जो टप्पेबाजी होती थी जी या जो लोग ठगते थे जी मोबाइल पे, अभी कानपुर के एक आदमी ने ठग लिया। मैं इनफैक्ट अभी जब हमारे कमिश्नरेट की ओपनिंग थी, हम्म। ओपनिंग नहीं थी, 4 साल कंप्लीट होने के बाद कमिश्नरेट एक अपना सालगिरह मना रहा था, तो वहां मेरा जाना हुआ था और वहां पर उन लोगों ने उस व्यक्ति को सम्मानित भी अरे किया। वाह, तो मतलब मुझे लगा कानपुर के लोग मतलब इतने भयंकर होते हैं कि ये न्यूज हमने तब पढ़ ली थी जब हम कानपुर में थे कि कानपुर के एक व्यक्ति ने, तो ये हमको मेरे कानपुर मतलब मुंबई के दोस्त फॉरवर्ड कर रहे थे, ये देखो तुम्हारे कानपुर की न्यूज है। नहीं कानपुर में मतलब हाजिर टैलेंट है। जवाबी का जो मतलब कोई तोड़ ही नहीं है, आपको तुरंत तुरंत ही हाँ। लौटा देंगे। हम ये सोच रहे थे कि इस इंसान ने कितनी भयंकर एक्टिंग की होगी, मतलब किस लेवल की एक्टिंग की होगी रियल टाइम कि एक्टिंग। तरस खा के उसने कहा ठीक भैया तुम 9,000 रुपए ले लो, भर दो फीस। अरे आखिरी में छोड़िए, एक हद तक ले लेता, छोड़ देता, आखिरी में बोला कि हम इस पे लोन कराना चाहते हैं, आप हमारी प्रोसेसिंग फीस दे दीजिए। आखिरी में स्कैमर गिड़गिड़ा रहा है। किस भयंकर किस लेवल का परफॉर्मर होगा ये। स्कैमर कह रहा है हमारे बच्चे हैं बेटा, दे दो वापस, वो कह रहा है ठीक है देते हैं देते हैं, और उसके बाद जाके आखिरी में मतलब बताया कि हाँ भैया कानपुरिया का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। ट्रू। अच्छा दीदी, आपका एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि थोड़ा सा हमारी प्रोफाइल देख दीजिए, कैसी प्रोफाइल है हमारी। ये पता नहीं ये बात कैसे क्यों बन गया होगा ये डायलॉग। थोड़ा हमको ये याद पड़ता है कि पिछले होली के समय की बात है और किसी ने हमको ये लिख दिया कि आप की शक्ल जाने क्या पूतना ताका ऐसा कुछ लगा लिख दिया, तो हम उसकी प्रोफाइल में गए तो हमने उसकी शक्ल देखी, तो होली होली खेलने के बाद का फोटो लगा था और वो इतना जोकर ऐसा फोटो था भाई साहब, तो हमने कहा ये तो हमने कहा इसमें तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं, तो ये वहां से लाइन सडनली मैं संतरा खा रही थी तो संतरा खाते खाते मुंह के आगे मेरे मुंह से कुछ निकला नहीं, तो वो उससे प्रोफाइल देखी हमने तुम्हारी समहाउ डेवलप हो गया और मतलब हमको फिर बस वो डेवलप हो गया, लोगों को पसंद आ गया, तो ठीक है चलो इसको अब तो कंटिन्यू। मतलब यही डायलॉग बुलवाने के लिए लोग कमेंट कर देते हाँ हैं वो हो सकता है, प्रोफाइल देखी है तुम्हारी। और मतलब कानपुर के लोग आपको मतलब कुछ वो ट्रोल इतने अमेजिंग होते हैं कि मतलब हमको लगता है कि ऐसा ट्रोल हमें लोग करें। एक ने हमको लिखा उस ट्रोल में कि दीदी आपको नहीं लगता कि कुछ समय के बाद ये मुहावरा स्कूलों में आएगा कि प्रोफाइल देखिए आवाज बताइए। हमने कहा ये हुआ ट्रोल कि ट्रोल करना है तो इस तरह का करो कि जिसको आप कर रहे हो उसको भी तो हंसी आए। अच्छा दीदी, आपने 90s वाला भी प्यार देखा होगा, ऑफ कोर्स आज के वर्तमान का भी अभी देख रही हैं। बॉलीवुड वाला प्यार भी बता दीजिएगा और वास्तविकता की जीवन वाला भी, क्या क्या अंतर आ गया है उस दौर में, इस दौर के प्यार में? जो 90s वाला प्यार था वो और बॉलीवुड के प्रेम में कोई फर्क नहीं है। अच्छा। हाँ, यही वो कुर्सुआ की गलियां हैं, यही पटकापुर है, यही नयागंज है, उसमें फर्क नहीं है। मतलब मैंने उस भाई साहब हमने उस तरह के प्यार देखे हैं कि स्कूल से आप अगर आ रहे हैं और वो जो भी लड़की है वो स्कूल ड्रेस में रिक्शे में बैठी है, मार साइकिल से आशिक बगल से निकल रहा है, चिट्ठी आपके बैग पे रख रहा है, मतलब वो 90s में जो दिखाया जाता था वो काफी फॉलो किया है लोगों ने। मतलब उस तरीके का होता था दीदी कि पहले लोग बाहर एक दूसरे के साथ नहीं जाया करते थे कि कोई देख लेगा हमको, ऐसा लगता था पूरा कानपुर उनको जानता है कि अरे नहीं साथ में नहीं कोई देख लेगा। तो ये जो 90s के लव की बात थी, तो ये लव कहानी कि आप यदि इस बाइक पर जाते दिख गए तो ये कहा तो वो आपका
चौधरी आपका लौंडा जा रहा था किसी लड़की के साथ, तो गली गली में आपको लोग समहाउ पहचानने वाला कोई कहीं से प्रकट हो जाता था। और ऐसे यदि किसी लड़की से पूछा जाए तो वो इस तरह के बहाने लोग बनाते थे, वो जो विनीता हमारी सहेली, अरे वो स्वाति पद्मा वो सहेली ना, वो उसका भाई मिल गया था तो उसने कहा हम तुम्हें छोड़ दें घर तक। मतलब ये कितनी विचित्र बात है कि सडनली आपको रास्ते में भाई मिल जाते हैं, कोई आपको गली में कहीं देख लेता है अगर आप किसी लड़की के साथ जा रहे हैं। तो अब हमको ये लगता है कि ये एक तरह की सामाजिक एकता भी थी। 90s में लोग बहुत हेल्पफुल थे। बहुत। हाँ, अब नहीं है। तुरंत आपके घर पे, आप तो बाद में आते थे, ये खबर कर दी जाती थी कि अब वो आ रहे हैं। तो आप जाजमाओ जब की आप बेल्ट लेके तैयार। जब आप पहुंचे तो पहले से कि कहाँ से आ रहे हो? हाँ, तो अक्सर लोग कोचिंग से आ रहे होते हैं। पहले दीदी आधे से ज्यादा प्रेम जो पनपता था ना वो कोचिंग में ही था। और जब से ये रेम मोती खुल गया था काका देव पास में, तो लोगों को ये बहुत आसान जगह लगती थी कि एसी भी होती थी, ठंडक भी रहती थी थोड़ी सी, पसीना आराम से आप बैठ के थोड़ा देर बतियाया जाता। हाँ, फिर मैकडॉनल्ड्स का आप एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास ले लिया आपने, बहुत उतने में तो बातें उस समय ज्यादा होती है, हाँ। समय कम होता है। अभी तो खैर समय ज्यादा होता है, बातें कम। इसलिए क्योंकि अब तो हाथ हाथ में फोन है ना सबके, तो उस पे चैटिंग चल रही है। वो दीदी पहले वो खुरुच के जो हम लोग नंबर डालते थे फिर रिचार्ज करते थे, तो उसमें बता होता था कि रात के 10 के बाद फ्री चलेगा। हाँ। कितना क्यूरोसिटी से 9:59 तक का इंतजार होता था। और फिर रजाई ओढ़ के। अरे मतलब उस समय को याद करते हैं कि वो जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां थी तो खैर बंद हो गई हैं। मैसेज होता था वो टेक्स्ट वाला, अब तो खैर। और एक और चीज थी, पता नहीं ये लोगों ने नोटिस क्यों नहीं, अब आप जैसे टेक्स्ट करते हैं तो उसमें ऊपर नंबर्स लिख कर आते थे ना, कि 150 शब्दों का होगा। तो 150 शब्द में आप जितना लिखते हैं, जैसे आजकल ट्विटर पर और हर जगह है कि इतने शब्दों में, फिर वो शब्द अक्षर खत्म होते जाते हैं। तो भाई साहब एक ट्रिक मेरी सहेली ने ऐसी निकाली थी, वो स्पेस ही नहीं देती थी। अरे वाह, क्योंकि स्पेस में एक अक्षर की जगह स्पेस ही नहीं देती थी। वो जिस तरह का मैसेज होता था उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा कि इसमें बीच बीच में ब्रेक देना कहाँ है। क्या बात है। इस तरह से वो दौर ही अलग था दीदी, वो दौर मतलब इट वाज शब्दों में बयान तो खैर उस समय के लोग ज्यादा अच्छे से करेंगे। तो लेकिन आज के टाइम में क्या होता है ना जी, वीडियो कॉल हो गई या आप लाइव लोकेशन शेयर कर देते हो, तो अभी उन चीजों का मतलब नहीं रह गया कि वो मिलने मिलाना और वो बातें करना। थिंग्स आर क्वाइट इजी। थिंग्स आर इजी, इसीलिए हमको लगता है कि बिकॉज थिंग्स आर इजी तो वो इजीली आप मिल लेते हैं और इजीली आप छूट भी जाते हैं। हाँ, ये भी इजी। अभी इतने भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द आ गए, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, क्या है ये सब। तो अगर अगर मान लो हम मतलब अगर मान लो सब्जी लेने जाएं और हम गए थे लेने गोभी, मान लो अगर सब्जी वाले के पास नहीं है तो सिचुएशन ऐसी अगर आ जाए कि हमको बंदा गोभी लेके आना पड़ा, तो क्या हमारा सब्जी वाले का सिचुएशनशिप बहुत जटिल समस्या है और इसको अल्फा बीटा गामा ही हल कर सकते हैं। हमारी तो क्षमताओं से हम करना भी नहीं चाहते, हम बस बहुत दुख है बाकी। दुख काहे नहीं खत्म होता रहे। तो अच्छा दीदी, यहाँ की जो भाषा है कानपुर की, आपके अपने वो जो लोकोक्ति और मुहावरे आप बोलती हैं, हाँ। उसका क्या है मतलब, थोड़ा सा बताइए कि घर में भी कभी कभार ऐसे मार देती है मम्मी? कभी हाँ। कभी कभी नहीं, कभी कभी नहीं मारती। ये लोकोक्तियां और मुहावरे हमको इसलिए बहुत ज्यादा पता है क्योंकि मेरे घर में लिटरेचर का माहौल रहा है। मैं खुद हिंदी लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ। तो प्रेमचंद 10वीं 12वीं तक मैंने पूरा फिनिश कर लिया था। और ये कोई मतलब बड़प्पन के चलते नहीं कह रहे हैं, ये हम फायदे के चलते कह रहे हैं कि ये हमको फायदा मिला। अगर आप लिटरेचर के घर में है तो आपको किताबें हैं ना ऑलरेडी, तो ये फायदे के चलते कह रहे हैं कि हमको ये फायदा हुआ कि 10वीं 12वीं तक हमने काफी प्रेमचंद चाट दिया था एकदम। तो आपको अगर अवधि मुहावरे और ये सारी चीजें, तो ये उस समय के राइटर्स के पास बहुत पाया जाता था। तो ये आए दिन हमारे यहाँ मतलब बातों बातों में होता है, इसलिए मुझे पता। पर्दा कहानी पढ़ी है, गोदान पढ़ी है, तो वो प्रेमचंद की। और उनको मतलब हम लोग यहाँ तो दीदी ऐसा होता है ना कि जैसे कुछ भी बड़बोलापन आया तो मम्मी हमारी टोक देती कि अदरत गगरी छलकत जाए, बड़ी गगरिया चुप पे जाए। ये बोले इतना सा ज्ञान क्या ले लिया, बिल्कुल छम 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 कर रहे हैं। जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है वो दिखाता नहीं है, ज्ञानी व्यक्ति दिखाता नहीं। तो हमारे यहाँ भी माता जी हमारी, हाँ, तो ये तो घर घर की कहानी है ना, इसमें कोई याद करने वाली चीज ही नहीं है। लेकिन दीदी यहाँ के वन लाइनर थोड़े से बड़े
कटु भी होते हैं, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ, बातचीत करने में कभी-कभी आपको थोड़ा-सा सरकाज़म की बू आती है। थोड़ा? ये सिर्फ थोड़ा नहीं, सिर्फ। और ये सरकाज़म ऐसा कि अगर मान लो मैं आपसे कोई सरकाज़म मारूं तो ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दो कानपुर के लोग हैं, उनको पता है कि कहाँ इस सरकाज़म का जवाब देना है, कहाँ ये फ्रेंडली है। अरे बाहर वाला तो मतलब ऑफेंड होना लाजमी है। तो वैसा ही है, क्योंकि यहाँ तो घर घर में ये कहा मुहावरे चल, और ये पुश्तैनी तौर पर चल रहे हैं। हम मतलब हम फिल्मों में देखते हैं कि लोगों को पुश्तैनी हवेली मिलती है, हमको पुश्तैनी मुहावरे मिल रहे हैं, वैसी हालत है। नहीं, यहाँ पे जैसा बाहर रहते हो तो कभी कहीं नहीं, बहुत कड़वा बना दिए। हाँ, कड़ू है, बहुत कड़ू है, बहुत कड़ू है। हाँ, तो बाहर तीखा, तीखा है ना, स्पाइसी। अभी आ रहे थे हम लोग तो बहुत घाम हुई गए। हाँ, हम लोग ही बात कर रहे थे कि अब तो यहाँ घाम होगी, उसमें किलकिली हो जाएगी एकदम। हाँ, बोले आओ ये गेटिस उधर रखी, गेटिस उठा देना। सही में तो ना कोई रबड़ बैंड ये इसलिए बता तो रही हूँ, ये तो इसलिए ना क्योंकि आप पुश्तैनी तौर पर सुनते हैं। ये ऐसा नहीं कि किसी एक के घर में हो रहा हो, ये शायद ही ऐसा हो कि किसी के घर में ना हो रहा हो, तो ये वो कारण है। देखो एक मुहावरा या कुछ जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हो या घर में बहुत यूज किया जाता है। हम बताते हैं जो हम खुद अपने लिए भी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जब हम कोई काम डिले करते रहते हैं तो हम हमेशा अपने आप से ये कहते हैं कि नैनी मूछे हाथन के आलस में तुम्हारी मूछे टेढ़ी हम अपने आप को ये जैसे अब मान लीजिए कोई रील बनानी फिर ऐसा लगता है चलो कल बना लेंगे, परसों, फिर वो समय एकदम एंड डेट आ जाती है कि मान लीजिए कोई कोलैबोरेशन हो, क्लाइंट ने कहा बना दो, आपके पास 15 दिन है, आपने 10 दिन तक आप सोचते रहे कि अरे अभी तो हम थिंकिंग कर रहे हैं ना कुछ क्रिएटिव लाने की, 2 दिन रह गए तब हम कहते हैं कि हाथन के आलस में तुम्हारी मूछें टेढ़ी हैं। देख रहे हो गाइस, तुम लोग भी ऐसा करते होगे, अगली बार से यही बोलना अपने आप को। तो दीदी यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे हम लोग भी बात कर रहे हैं, हमारी पिच थोड़ी सी ऊपर है, टोन थोड़ी सी ऊपर है। जैसे हमारे यहाँ घर में मतलब दो बहुत ही घनिष्ठ लोग मिल जाएं, वो आपस में क्या मौसी और मम्मी, हाँ वो होते हैं वो घनिष्ठ होते हैं। बाहर कोई खड़ा ये सोच रहा होगा कि अंदर कोई लड़ाई वड़ाई होगी, तो ऐसा क्या मतलब। देखिए कानपुर का होगा तो नहीं सोच रहा होगा, कानपुर में अगर चल रहा है तो उसको लग रहा होगा ये साधारण बात चल रही है। हाँ, बाहर का हो तो उसे लग सकता है। अगेन पिच की जहां तक बात आती है तो कोई भी जगह जहां पर मसालेदार खाना खाया जाता है, आप भिंड की भी बोली देखिए, उसमें भी एक अलग टोन है जहाँ मसालेदार खाना और वो सब होता है। अब हमारे यहाँ तो आप मौसम ही देखिए ना, अलग, कभी सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, बारिश हो गई, तरह तरह का फूड है और हर फूड का एक अलग स्पाइस है। हर खाना प्याज लहसुन का नहीं बनता, हर खाना हींग का नहीं बनता, किसी में कुछ होता है। तो अब जहां पर इस तरह के अमेलगमेशंस हैं वहां तो ये लाजमी है होना। देख, खाने से याद आया कि जैसे आप यहाँ का समोसा खाओ, कानपुर का, जैसे कानपुर में अलग अलग हर एक एरिया का एक समोसा वाला फेमस होगा, राइट। लेकिन जाओगे हल्का हल्का अलग मिलेगा, लेकिन मूल आधार जो होगा, मूल टेस्ट होगा वो सेम रहेगा जी। अब बाहर जाओ समोसा ही नहीं लगता है। अब वो बात है कि वो लोग समोसा उस प्रकार से जानते ही नहीं होंगे। यहाँ पर आप नोटिस करो कि अगर समोसा खाते हो उसमें आपको खड़ा धनिया भी आ जाएगा, है ना, मिर्च भी होगी तो कुटी वाली होगी, बिना छिला हुआ आलू भी आ जाएगा, छिला हुआ आलू आ जाएगा, और गरम मसाला भी अलग सनसनाता हुआ, कभी कभी आपको बड़ी इलायची का एक धागा वागा आ जाएगा। तो ये अगेन फूड एक वो चीज है जो बहुत एकदम फोकस वाली चीज है, तो यहाँ फोकस किया जाता है। बतासा और चाट की टिक्की, 5 तो बताशे के पानी होते हैं, हींग वाला होता है, पुदीने का, एक खट्टा मीठा, एक टाटरी वाला, एक बिना टाटरी वाला, तो 4-5 मर्तबान लगे होते हैं। अरे बतासा तो दीदी हमें लगता है सबसे ज्यादा जिसके पर्यायवाची है ना, बतासा ही है। हो सकता है वो कोई फुचका कह रहा है, कोई गोलगप्पे कह रहा है, कोई वो अपने यहाँ तो पानी बतासा कह देते हैं, और कहीं पे उसको पड़ाका कहते हैं। हाँ, पड़ाका कहते हैं। हाँ, तो इतने भिन्न भिन्न प्रकार। पड़ाका अबे पड़ाका पड़ाका तो कहते हैं, कहीं तो कहते हैं। अच्छा दीदी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और कैसे रहे विद्यालय के दिन? कानपुर से ही हुई। ज्वारी देवी गर्ल्स कॉलेज से मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई की है, और बहुत अच्छे दिन रहे। गर्ल्स कॉलेज था तो वहाँ के अपने पुराने, मेरे अभी भी कुछ दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे टीचर्स थे।
थैंकफुली मेरे पास बहुत अच्छे टीचर्स थे, चाहे वो इंग्लिश की टीचर रही हो, हिंदी की टीचर रही हो, साइंस की टीचर रही हो, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे। और फिर उसके बाद मैंने 12th के बाद जो ग्रेजुएशन किया वो पीपीएन कॉलेज से किया। तो जैसा कि उस समय पर कॉलेज का ऐसा था कि पीपीएन में कैंटीन तो थी नहीं, अब है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस समय तो ऐसा था कि कैंटीन वगैरह तो तब थी नहीं। तो तो जो नवीन मार्केट में ट्रीट एक रेस्टोरेंट है, Okay. that was the Gen Z kind of a Oh thing my for God. us. Yeah. तो जो मतलब स्लश वगैरह वहां पर मिलता था, तो उस समय नई नई आई थी ये चीज स्लश एक्सेट्रा। तो ये मतलब हमारे लिए काफी महंगी चीज होती थी कि हाँ कल हम लोग ट्रीट पे मिलते हैं, स्लश पियेंगे 10 रुपए का। Oh my God. तो वैसा मामला था। और केसरवानी का डोसा। अरे दीदी वो परेड चौराहा का कुछ एक्सपीरियंस बताइए, शिवाला की मार्केट, आप तो इन सब के आसपास ही हाँ रहा है। बिल्कुल, शिवाला तो मतलब घर के पास की चीज है। तो शिवाला में मतलब आप घुसे नहीं, जैसे ही आप आइए बहन जी क्या चाहिए, वहां से शुरू होता है ज्वाला। आइए देख लीजिए एक बार देख तो लीजिए, अरे नहीं चाहिए आप देख तो लीजिए, आपको पसंद आ जाएगा, देख लीजिए। तो वो इतने कॉन्फिडेंट है कि आप देख लीजिए वो पसंद आ जाएगा। दी बार्गेनिंग करने के कुछ थोड़े से वो हथकंडे बताइए, हम कर नहीं पाते हैं, कैसे मोल भाव करना है। बार्गेनिंग करने के तो मतलब फंडे ये हैं, मतलब मेरी मम्मी एम्बैरेसमेंट वाली बार्गेनिंग करती है कि मतलब ऐसे मुंह छुपा के चले जाओ कि हम इनको नहीं जानते। वो अगर 250 रुपए कहेगा तो ये 50 से चालू होती है। कि आपको ऐसे लगने कि हम इनके साथ नहीं है, वैसी है सिचुएशन। लेकिन पालिका में आंटी जी फिर बहुत बढ़िया करेंगी, बहुत अच्छी। तो और एकदम से ऐसे कह देते हैं कि जैसे मान लो बार्गेनिंग करने के बाद आप चप्पल देख रहे हैं, उसने दिखाई आपको, मान लीजिए उसने 400 रुपए दाम बताया, अरे नहीं ये तो ठेले पे 100 वाला माल है, मतलब उसको ही आप एम्बैरेस करो, उसके माल के लिए उसे एम्बैरेस करते हैं, ठेले वाला माल है। तो बार्गेनिंग हम आज भी महिलाओं को बार्गेनिंग उसी लेवल पे करते देखते हैं। चूड़ी मार्केट है तो वो तुरंत ऐसे कह दें आपको 2 12 आएगी, 10 नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ। तो उनके कॉन्फिडेंस इतने अच्छे हैं। तो शिवाला में हम आज भी खूब शॉपिंग करते हैं, चूड़ी, बिंदी, फॉल पीको, मैचिंग सेंटर्स, दुपट्टा, पेटीकोट, तो ये सब तो वही होता। मतलब वहाँ का तो अपना ही एक अलग मजा है। आप परेड चौराहे का परेड अक्सर किताबें खरीदने जाते हैं, जैसे जो भी ग्रेजुएशन की आपकी किताबें वगैरह हैं या फोटो कॉपीज हैं, इस तरह के जो महंगी स्पाइरल बाइंडिंग वगैरह होती थी, वो परेड चौराहे से होती थी। और इसको काफी प्रतिष्ठा का विषय माना जाता था कि मेरी बाइंडिंग और स्पाइरल बाइंडिंग वो तो दैट इज फ्रॉम परेड्स। अभी तो दीदी वो सब हो गया है ना कि इतना ई बुक्स आ गई हैं, इतना इंटरनेट हो गया है, ये दुखद है। लेकिन पहले जो सेकंड हैंड किताबें खरीदने का चलन था ना कि क्योंकि इतनी महंगी किताब होती थी कि आप लगता था कि यार इतना समय मैंने अपनी सारी पढ़ाई, जो हमारे सीनियर होते थे वो जूनियर्स को किताब दे देते थे, तो उसमें ऐसा था कि हम लोग पहले से बुकिंग कर लेते थे कि ये वाली दीदी से हमारी बुकिंग है, ये अब अगले साल हमें किताबें देंगी, ये हमको किताबें देंगी, ये हमको क्वेश्चन पेपर दे देंगी। और अभी दीदी ये सब चीजें कितनी मतलब आज के दौर में आप वैसे ही पाते हो कि यार इसीलिए तो किफायत नहीं है। इसीलिए तो तब किफायत थी। मुझे याद नहीं, मैंने 6ठी कक्षा के बाद से अक्सर जो मेरे सीनियर्स की किताबें थी उन्हीं को लेकर के पढ़ाई की है, इवन इन ग्रेजुएशन। और मेरे जो टीचर्स होते थे लाइब्रेरी से, जैसे डॉक्टर्स को मेडिकल के सैंपल्स मिलते हैं दवाइयों के, वैसे टीचर्स को जो नए पब्लिश होके किताबें आती थी, स्पेशली इन साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, तो मेरे टीचर्स वो मुझे दे देते थे, वो दे देते थे। तो और या फिर जैसे काफी बार ऐसा होता था कि कुछ साइकोलॉजी किताबें हैं जो उस वक्त भी महंगी थी, ऐसे सब्जेक्ट्स की किताबें महंगी होती थी। तो अब मान लीजिए आप नहीं वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसमें ऐसा होता था कि टीचर आपको लाइब्रेरी से फोटोकॉपी वगैरह अलाउ कर देता था, आप फोटोकॉपी करवा लो, या फोटोकॉपी करवा के टीचर्स दे देते थे। और अगर ब्राइट स्टूडेंट है, लग रहा है कि हाँ भाई किताब महंगी नहीं ले सकते या क्यों क्या ही लेगा ये, तो फोटोकॉपी वगैरह दे देते थे सीनियर्स, इसीलिए आपकी मदद कर देते थे। तो विद्यालय के दिनों में आपका एक्टिंग की तरफ झुकाव था? हाँ बिल्कुल था। यही बात है कि मैं आज एक्टर हूँ। तो मैं जब 6 साल की थी मैंने थिएटर तब से करना शुरू किया था, क्योंकि मेरे फादर थिएटरिस्ट हैं। तो झुकाव मतलब ऐसे हुआ था कि वही आप चित्रहार वगैरह पे देखते हैं ना गाने वाने, तो यही देख के, माधुरी दीक्षित को देख के मुझे ये लगा ये भी दीक्षित है, मैं भी दीक्षित हूँ, मैं तो हीरोइन बनूंगी। तो बच्चों को तो उस तरह के कनेक्शंस होते ही है ना सिनेमा को देख के। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मुझे लगा कि
एक्टिंग अच्छा लग रहा है मुझे एक्टिंग करना और एक्टिंग करनी चाहिए, तब मैंने दिलीप कुमार को परफॉर्म करते देखा था। ओके। वो टर्निंग पॉइंट था। उस दिन हमको ये लगा था कि मुझे हीरोइन नहीं बनना, मुझे एक्टर एक्टर बनना बनना है। है। दिलीप कुमार वाज माय टर्निंग पॉइंट। दीदी, सुबह सुबह हेमा मालिनी जब चित्रहार पे आती थी, DD1 DD2 होता था सुबह 8 रंगोली बजे। रंगोली रंगोली 8 बजे माताजी पिताजी के साथ हम लोग राइट चाय पी के एक एक गाने में वो आती थी, बताती थी, फिर गाना आता राइट था। एक वो दौर था। आज के दौर में OTT, YouTube एवरीथिंग इज अवेलेबल। या उसी समय आप जिस चीज का आपका मन कर रहा है आप देख लो। ये जो पूरा का पूरा जर्नी हुआ है उसको आपने अपने सामने देखा, थैंक गॉड। है ना? आई फील ब्लेस्ड कि मैंने वो परिवर्तन देखे हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से आज हम OTT तक हैं। हाँ। और मतलब जब पहली बार केबल आई थी यस यस तो वो क्लास में फर्स्ट रैंक आएगी तुम्हारी तो केबल तो लगवा केबल दे, लगवा है देंगे। ना? हाँ कार्टून आर्टून उस समय हम Right. लोगों के लिए बहुत नई चीजें थी। डकटेल्स वगैरह होता हाँ, था। ओपी पॉय और हाँ, ये सब। जी। अभी आज के टाइम में दीदी कहीं ना कहीं आप इन चीजों को मिसिंग पाते हो, बिकॉज बच्चे आप कह लो कि कोविड से ही मोबाइल में इतना ज्यादा घुस गए कि उनके लिए ये सब चीजें बहुत छोटी हैं। हम लोगों के लिए ये सब चीजें दिन में एक टाइम दिया जाता था कि यार इतने से इतने आप टीवी देखोगे, तो हम लोग उसके लिए इतने क्यूरियस होते थे कि यार कि बाकी पढ़ाई होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे टीवी। राइट। अभी आज के टाइम में उनके लिए किसी चीज की क्यूरियोसिटी है ही नहीं। हाँ देखिए ना, देखिए क्या होता है कि जब आपके पास क्यूरियोसिटी नहीं होती किसी चीज की, तो आपका फोकस लेवल बहुत छोटा हो जाता है। जो टाइम स्पैन ऑफ फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर थिंग है वो बहुत छोटा हो जाता है। और ये आज मैं तो कोई भी नहीं हूँ इस बात को क्लेम करने के लिए, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मेंटल हेल्थ पे भी काम करते हैं और बच्चों के ये होता है ना बेटरमेंट के लिए स्कूल्स में भी होते हैं आजकल, तो आप देखिए ना, सबका यही कहना है। पहले कुछ वक्त तक मुझे ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये मैंने स्वयं अपने में भी देखा। आपका फोकस का स्पैन किसी चीज को देखने का या उसमें मन लगाने का बहुत छोटा हो गया है, सो मच सो कि वो रिलेशनशिप्स में भी आ गया है। आपका टाइम स्पैन छोटा हो गया है रिलेशनशिप्स में, सस्टेनेबिलिटी का बहुत छोटा हो गया है। मतलब थोड़ा सा क्षणिक हम लोग क्षणिक हो गया है, क्षणिक हो गया है। हर चीज हम लोग तुरंत का तुरंत निर्णय ले लेते हैं, चीजें हट जाती है। कहीं कहीं वो निर्णय लेना सही भी होता है, क्योंकि कभी कभी स्थिति वो करो या मरो वाली भी होती है, लेकिन हर स्थिति नी जर्क रिएक्शन की नहीं होती। अब नी जर्क रिएक्शन ज्यादा है। पुराने वक्त में नी जर्क रिएक्शंस नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि आपके हाथ में हर इंफॉर्मेशन मुहैया नहीं थी। मुझे कहीं ना कहीं ये अच्छा बहुत लगता है कि आपके पास क्विकली हर एक इंफॉर्मेशन आ जाती है। मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि यदि मेरे साथ ऐसा है कि यदि डॉक्टर्स जब मुझे दवाई कोई प्रिस्क्राइब करता है तो क्या पहले पता नहीं चलता था। अब आप गूगल कर सकते हैं ना कि ये दवाई किस काम आती है। इसलिए मुझे क्विक इंफॉर्मेशन मिलना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं वहीं तक रहती हूँ कि ये इंफॉर्मेशन हमको इसलिए चाहिए थी, मिल गई। अब उसके चलते यदि आप ऐसा कर लें कि यार हे गाइस अब मैं सोने भी जा रहा हूँ, अब मैं उठने भी जा रहा हूँ, तो एक आध दिन तो मैं कर लूंगी। लेकिन ये वो बचपन में दीदी एक निबंध आता था, अगर आपको याद हो, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये दोनों ही है। हाँ, यार वैसे तो अभी क्या है, आप जागरूकता के लिए भी उपयोग करते हो कि यार मेरे को ये डॉक्टर ने दिया है तो पता कर लिया मैंने, और बाकी आपको भिन्न और तरीकों में यूज अब वो कारण इसलिए देखिए, कोई भी ये बहुत साधारण अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी जो नेगेटिव चीज होती है वो आप पर जल्दी असर करती है। और उसका कारण ये भी होता है, यदि आप बहुत पुराने जमाने से इस स्केलिंग को लेके चलें, तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन दिया गया है, ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग ही इस तरह होती है कि आप कहते हैं ना कि मनुष्य का मन बंदर की तरह चंचल होता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड चंचल होता है। तो चंचल होने पर आपको हर चीज एकदम, अगर ऐसा यूं चुटकियों में आपके पास आ जा रही है, अब आप उस मोमेंट पे समझ ही नहीं पाते हैं कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो फिर वो कुसंगति का असर ज्यादा हो जाता है ना, आसानी से हो जाता है। वही चीजें आपको आकर्षित करती माया, जिसे माया कहते हैं, माया तो आपको जल्दी ठगेगी ना। अच्छा दीदी, आपकी मैंने एक रील देखी थी और वो मेरी मतलब फेवरेट रील है। ओके। बुलौआ जो लगते थे बुलौआ जो कानपुर में लगते थे, अभी वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े मिसिंग हो गए, लगते हैं अभी भी।
लेकिन अभी उनका नाम परिवर्तित कर दिया आधुनिकता के दौर में, लेडीज संगीत। लेडीज संगीत हो या। गया है। तो आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है इसका? अरे हम बहुत गए हैं बुलौआ में, हम अपनी दादी के साथ, मम्मी के साथ, और उन बुलौओं में कुछ 2-4 महिलाएं ऐसी होती थी जो ढोलक के एक्सपर्ट होते थे। हाँ, तो उन्हीं में वो ढोलक को सर्कुलेट किया जाता था कि ले अब तुम बजा दुल्हन। हाँ, वो जब थक जाती थी तो फिर चाची को दे दी जाती थी, चाची बजा रही हाँ। होती। तो 2-3 लोग, और उनमें एक स्टाइल ये होता था कि सबकी ढोलक का पैटर्न अलग होता था। हम्म, कोई 3 उंगली वाली ढोलक बजा रहा होता था, थाप देने का। हाँ, कोई 4 उंगली। तो सबके आपके ढोलक के पैटर्न भी अलग होते थे। हम्म, और ये कितनी विचित्र बात है कि ये लोग कोई संगीत के पारंगत लोग नहीं थे, मगर नहीं। सीख लेते थे, और और बहुत, इतनी बेहतरीन, अरे बहुत घंटे घंटे चलता रहता घंटे था। घंटे लोग हाँ, बजाते थे। और फिर उसमें एक एक्सपर्ट होता था जो मंजीरा बजाता। हाँ, मंजीरे वाला एक्सपर्ट भी अलग हाँ। होता था भाई साहब। फिर तीसरा एक्सपर्ट होता था चम्मच बजाता हाँ। रहा ढोलक पे। तो ये कुछ एक्सपर्ट हर बुलौवे में बुलाए जाते थे, बताशे दिए जाते हाँ, थे, वो सफेद और वाले। सफेद वाले हाँ। जो थोड़े बड़े होते थे साइज में। और एक चीज और दी जाती थी, मोतीचूर की नहीं, बूंदी, पीली बूंदी, बूंदी हाँ, के हाँ, लड्डू। हाँ। वो पीली बूंदी के लड्डू, दोने पत्तल वगैरह हम दिए जाते थे। ऐसे बुलौवों में हम बहुत गए हैं, और हमने वहां पर मैं तेरी दुश्मन तो में बहुत डांस किया है। कि वो गाना ऐसा था जो ढोलक पे बैठ जाता था। हाँ, दूसरा गाना था ये गलियां ये चौबारा, वो तो हर शादी में हाँ। अभी भी बजता है, लेकिन उस समय बुलौवे में इस गाने को बजाना एक प्रथा थी, तो अरे। वो बजता था। तीसरा एक गाना है जो जो एक बार एक फिल्म में मैंने देखा था, पता नहीं शायद किमी काटकर और गोविंदा थे उस फिल्म में। वो गाना है ना कि बनने से बन्नी फेरों पे हाँ। ये भी एक गाना ऐसा था जो बुलौओं का एक प्रतिष्ठित गाना था, इसे बजाया जाना चाहिए। सारे कंपोजर, सारे हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर एक तरफ हो एक जाते हैं, तरफ, ढोलक पे जब गाना और आता उस है। ढोलक पे वो पैटर्न बैठता था। हाँ, एक गाना होता था कोठे ऊपर कोठरी में उस पे रेल चला दूंगी। हाँ। तो ये सारे गाने उस बुलौवे में के प्रतिष्ठित गानों में से एक थे, अरे दीदी क्या वो दौर बजाए था। जाते थे। उन बुलौओं में बहुत गई हूँ। आंगन के नीचे वो हाँ, बिछाया अगर जाता चटाई। धर्मशाला है तो चारों तरफ चांदनी बिछाते थे, हाँ, और दरी बिछी होती थी, और अगर चबूतरे वगैरह पर है तो सब चबूतरे पे बैठे होते थे। और डांस के लिए एक अलग प्रकार का वो स्टेज हाँ, बन जाता था कि ढोलक वाला इधर बैठा है, बाकी जो दर्शक हैं उससे देख रहे हैं। तो ऐसी एक बहुत पुरानी मेरी बचपन की फोटो है, अभी वो कहाँ है मुझे पता नहीं, बहुत छोटी हूँ मैं, और बरगद का पेड़ है जिसके चारों तरफ चबूतरा बना हुआ है, और हम उस चबूतरे पे डांस कर रहे हैं, ओ, सब बच्चे बैठे देख रहे हैं। हाँ, पूत के पाँव पालने में ही दिख हाँ, जाते हैं। ये यहाँ होता से यही हुआ। राइट राइट, बहुत बचपन की फोटो है। अच्छा दीदी, उस समय के बर्थडेज में भी और आज के बर्थडेज में, जैसे दी पहले या, वो पाटे पे बैठ के वो दूध पिलाते, काला उसमें यस, तिल डालते थे, चाय पत्ती क्या तिल, डालते थे? तिल चाय डालते पत्ती तिल, तिल डालते थे। तिल। तो अभी आज के टाइम में वो केक, वो हाँ, भी एगलेस विदाउट एग या कोई एग राइट, के साथ डिफरेंट डिफरेंट राइट, वैरायटीज होती। पहले लड़का शक्तिमान वाली ड्रेस पहन के घूम रहा है, हाँ, सजा हुआ कि हाँ इसका हाँ। बर्थडे है। अरे हमने अपने पिताजी से ये कहा था, मतलब हम मैं बहुत बदमाश थी, तो हमने तो वो जो ट्राई साइकिल होती है, तो शायद मेरा 4था या 5वां बर्थडे था, तो पता नहीं मैंने किस फिल्म में क्या कहाँ सुन लिया, हमने कहा ये साइकिल अगर नहीं ला कर दोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे फिल्मी, हाँ, टोटल फिल्मी। हाँ, और मुझे वो मेरा बर्थडे भी याद है, तो उस वक्त बच्चों के फ्लिक्स कट रहे थे, हाँ, ऐसे मतलब बाल ये आगे वाले। तो हमको इतना ये न जाने क्यों ये मेमोरी हमको है कि हमने अपनी मम्मी से कहा, फिर वो हमें लेके गई, तो एक दिन पहले बर्थडे के मेरे बाल वो कटवाए गए क्योंकि मेरा बर्थडे है अगले दिन। ये पता नहीं मुझे मेमोरी क्यों है, और वो फ्लिक्स वाले बाल हैं मेरे दीदी उस। यही चीजें तो दिल में रह जाती है ना, या, जो आप सबसे ज्यादा जो चीजों को हाँ, चाह रहे होते हो बचपन में, वो चीज कि आपको मेरे जब बाल कटे हैं क्योंकि हाँ, मेरा कल बर्थडे। और एक और चीज होती थी नहीं, बलून के अंदर बलून डाल के उसमें हाँ, हाँ, हाँ। चॉकलेट टॉफी भर दी जब जाती थी, फोड़ा बच्चों जाता था को। तो सब खड़े होते थे, किसी बच्चे हाँ, जो छोटा होता था बेचारा, जो बड़े वाले होते थे सब ले जाते सब ले जाते थे। तो ये, हाँ, मैंने वो बर्थडे, और अभी पिछले साल जब कोविड के समय मेरा बर्थडे आया, उसके बाद वाला जो बर्थडे था, तो मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ये की, मतलब मेरे लिए ये मनाया। दीदी मैंने पिछले कुछ समय से देखा कि आपका कानपुर का चक्कर बराबर लग रहा है। यस,
तो इसको हम क्या बोले, कानपुर प्रेम बोले, होम सिकनेस बोले, और माता पिता की डांट टपट बोले कि भैया समय पे आया करो? नहीं, एक्चुअली कानपुर का ऐसा है कि मम्मी पापा तो मुंबई आते रहते हैं, अच्छा। लेकिन हाँ होम सिकनेस कह सकते, कानपुर हाँ। सिकनेस होती है मुझे। ओके, होम कानपुर सिकनेस तो ये भी है कि माता पिता वहां आ जाते हैं तो मिलना होता रह रहा है लगातार, लेकिन ये कानपुर सिकनेस है। और दूसरा मुझे लगता है कि बीच बीच में आपको अपने शहर लौट कर आते रहना चाहिए, जिससे आप औकात में रहते हैं, हवा नहीं लगती आपको। ये सच है, ये सच ज्यादा है। उड़ते नहीं, यस, और जमीन आपका पे रहते हैं। हाँ, और मेंटली भी आप सेन रहते हैं, हम्म। क्योंकि बड़े शहरों में और जिस फील्ड में आप है वहां भाग दौड़ और वो एक दिमागी उलझन बनी रहती है ना। वो आप जब अपने शहर वापस आते हैं, आपके अपने लोग आपके लहजे में बात करते हैं, तो वो यू फील नाइस। वो बनारसी पे चाय पीने का आनंद हाँ, कहीं और नहीं हो नहीं सकता नहीं है। नहीं होता, ये सत्य है, नहीं होता। कि वहाँ चाय की टपरी पे बैठ के ना भारतीय प्रधानमंत्री से लेके भारतीय कप्तान तक बदल डालते हैं यस, लोग। और मतलब मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि काश मेरी कोई अच्छी नौकरी कानपुर में लग जाए, हम वापस चले जाएं, फिर वहीं बनारसी पे चाय पी लेंगे, बकर करके घर चले आएंगे, सो जाएंगे। मतलब अजीब अजीब ऐसे ख्याल आते हैं मेरे मन में। वो ऐसे आपको जो लोग देखेंगे ना, वो ये कहेंगे कि अपनी दूसरी थाली खाना सबने अच्छा लग रहा है। नहीं, बोले ऐसी बात रहेंगी नहीं तब है। नहीं। ना ना ना, मैं तो कानपुर रही हूँ, मेरी तो पैदाइश है, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो हम हैप्पीनेस के इंडेक्स पे भी हैं, हाँ। है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि ये बातें सत्य ना हो, वरना तो ऐसा मतलब इस तरह के हम तो लीगली उस इंडेक्स पे हैं कि सब लोग खुश हैं, ये बातें आती हैं कानपुर वालों के लिए। देखिए, अब चुनौतियां और समस्याएं तो हर फील्ड में आएंगी, क्योंकि हर फील्ड में इस जनसंख्या इतनी है। आप चाहे जॉब ले लो, चाहे यूपीएससी ले लो, चाहे डॉक्टरी ले लो, इंजीनियरिंग ले लो, वो समस्याएं तो आएंगी ही हर जगह। वो इफ यू आर बॉर्न एज ह्यूमन, यू आर बॉर्न विद प्रॉब्लम्स, एज सिंपल एज दैट। नहीं, और दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपने शहर से जुड़ाव रखते हो, अपनी Yeah. रूट से जुड़ाव रखते हो, तो आप में ज्यादा कुछ True. बदलाव नहीं आ पाता। रहो नहीं आप कहीं पे भी, लंदन में रह लो, चाहे मुंबई में रह लो, लेकिन आखिरी में खुद को घर से गुरु कर, हाँ हम कानपुर से हैं। तो दीदी फिर मतलब अगली बार हम यही समझें कि अभी आप थोड़े दिन बाद फिर से हमें मिलने वाली हो। आई होप सो। अब इस बीच में कुछ अगर काम है या कुछ है, जब मैं बिल्कुल मतलब खाली नहीं हूँ, फिर तो मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन दिवाली होली कुछ ऐसे मौके हैं जिन पे मैं चक्कर लगाती रहती हूँ। दीदी आखिरी प्रश्न, इसके बाद हम लोग रैप अप करेंगे कि एक पुराना कानपुर था, एक नया कानपुर है। पुराने कानपुर में आप कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बदलाव आ गया, नए कानपुर में, या आप ये कह सकते हो कि पुराने कानपुर में अभी आज के दौर में नए मॉल्स खुल गए हैं, अभी नहीं हुआ है, मतलब व्यापारीकरण हो गया है। पुराने दौर में शायद ये थोड़ा कम होगा, लेकिन मूल आधार क्या बदलाव आपको लगा कि सेम ही है सब कुछ, कि कुछ बदला है? सफाई में बहुत परिवर्तन है, और अच्छा परिवर्तन है। अब देखिए, सरकार घर घर जाकर के तो सबके यहाँ ये कहेगी नहीं कि प्रधानमंत्री घर घर जा रहा है, यहाँ ना थूको, सबसे तो नहीं कहा जा सकता। वो तो आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका शहर है। फिर भी बहुत हद तक जो प्रशासन काम कर रहा है सफाई आदि को लेकर, उसमें बहुत ह्यूज परिवर्तन है। और देखिए, मेट्रो बन जाना, अंडरग्राउंड मेट्रो वगैरह बन गई है, ये सब तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े करने की तो चीजें हैं। साथ ही इससे ये भी फायदा होता है कि आपके पास व्यवसाय आता है। ऐसा तो है नहीं कि हम चले जाएंगे और हम खोद के टनल निकाल देंगे। उसके लिए आपको उस फील्ड से रिलेटेड लोगों को आप जॉब प्रदान करते हैं। एक मेट्रो यदि बनती तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हथौड़ा छेनी का ही काम है, उसमें सॉफ्टवेयर का काम भी है, उसमें हार्डवेयर जैसे काम भी है, इंजीनियरिंग का काम भी है, मजदूरी एन नंबर ऑफ जॉब्स की। तो ऐसा नहीं है कि इसमें किसी को जॉब नहीं मिली होगी। हाँ, जॉब मिली है। मैं ये भी मानती हूँ कि ये जो जॉब की समस्या है ना, ये वैश्विक स्तर पर है। यकीन मानिए, मैं काफी जगहों पर ट्रैवल भी किया है मैंने। तो जैसे हम अपने देश में कहते हैं ना कि जॉब की समस्या है, बिल्कुल है। मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही, और मैं ये भी चाहती हूँ कि प्रशासन इस पर कुछ काम करे, सरकार और काम करे, क्योंकि अब जिस लेवल की जनसंख्या है, उस जितना मुंह है उतना तो भोजन चाहिए ना। बिल्कुल करेक्ट। तो फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश में, समाज में, क्षेत्र में बनता है, तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खुलती हैं। उसमें परिवर्तन मैंने देखा है। यदि बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं, लेकिन नैनो ही सही, कुछ तो परिवर्तन आया।
हो सकता है ये परिवर्तन आने वाले समय में और बड़ा आकार ले ले। ये भी एक अच्छी बात है कि अगर इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके अपने शहर में खुलती हैं, तो आपको अपने शहर से दूर वो दुख में नहीं जाना पड़ता। परदेश काहे जाना पड़े। हाँ, तो ये परिवर्तन कुछ है जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ कि परिवर्तन और वृहद स्तर पे हो, तो वो तभी होगा जब हम लोग भी थोड़ा अनुशासन में रहेंगे। हर चीज सरकार हाथ पकड़ा के आपको नहीं कर सकती, तो ये परिवर्तन मैंने देखे हैं। नहीं, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही है और बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। इनफैक्ट महिलाओं की सेफ्टी के विषय में भी मैंने देखा है। पहले का समय ऐसा था, आप 10-11 बजे कानपुर को क्यों बदनाम करना, आप 10-11 बजे एक पर्टिकुलर किसी जगह पर यदि कोई महिला जा रही है, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं पूरे देश के जहां निकलना मुश्किल था। और मैं फिर कहूंगी कि सिर्फ देश की समस्या नहीं है, मैं और भी जो भी जगहों पे होकर आई हूँ, वहां भी मैंने कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के लिए समस्या देखी थी। तो अगर हम वापस कानपुर में आए, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है कि मैं रात को 10 बजे रिक्शे पर बैठकर निर्भीक होके जा पा रही हूँ। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत सारी महिलाओं के लिए आप एक तरीके से प्रेरणा स्रोत रहती हैं, बहुत सारी लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहती है, मैंने देखा है। और मैं इस चीज को मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैंने मेरे साथ के दोस्तों में जो आपको बहुत पसंद करते हैं और लिटरली मतलब यू आर सच काइंड ऑफ फेस कि हाँ, आपको देख के और उन्हें थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है कि हाँ यार, ये इन्होंने अगर कुछ किया है हम भी कर सकते हैं, इस तरीके से बेबाक हो सकती है, हम भी बेबाक हो सकते हैं जी। तो अच्छा दीदी, एक चीज मुझे जाननी है कि एक कानपुर के ऊपर आरोप लगता रहता है गुटखे का, किस हद तक सही है? क्योंकि मैं तो बोलते बोलते थक चुका हूँ, मैं आपके मुंह से भी थोड़ा सा। तो मत खाओ, एज सिंपल एज दैट। देखिए, ऐसा है कि लोग ये कहते हैं कि बनता है तो खा रहे हैं। अरे तो मतलब फिर ये तो वही बात होगी, तो जहर अगर बना देंगे हम तो तुम खा लोगे। नहीं, तो कानपुर में दीदी क्या है ना कि गुटखा तो हर जगह बिकता है, हर जगह लोग खाते हैं। वही कह रही हूँ। ये ठप्पा क्या लगा दिया है कि बोले ये ठप्पा इसलिए लग गया है क्योंकि हम में और आप में से ही कुछ लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने कानपुर को इस तरह से फेमस कर दिया है। हाँ, मतलब ये जो गुटखा वाली बात आपने पूछी है, कानपुर में और भी इंडस्ट्रीज हैं। मतलब पूरी दुनिया में लेदर जाता है हमारे यहाँ से। वनस्पति की इंडस्ट्री बहुत आगे है, साथ ही एजुकेशन सेक्टर बहुत आगे है, मेडिकल बहुत आगे है। तो देखिए, अब जहां तक रहे गुटखा की बात, तो क्योंकि वो आसान है ना कहना, उसके अराउंड कोई भी मतलब फनी बात क्रिएट करना आसान है। Exactly. इसलिए ऐसा हो जाता है, और कोई बात नहीं। मेरे को तो ऐसा लगता है चुटकुलेबाजी, मौजबाजी, ठिठोलेबाजी में ये सब उपयोग होता है। बाकी इसका कोई वास्तविकता से देखिए, अब वास्तविकता की जहां तक बात है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये इंडस्ट्री यहाँ नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन दुख इस बात का कि उसी चीज पर सिर्फ फोकस कर दिया गया है। मैं तो कॉमेडियन से बोलूंगा भाई, जब भी ऐसे चुटकुले मारो तो उसपे वो नहीं होता है कि इसके सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक, इसका वास्तविक जीवन की घटना से कोई संबंध पाया जैसे समझ से कहा जाए तो वैसा वाला चला दिया करो, क्योंकि यार बदनाम करना सही नहीं है। अच्छा दीदी, हमारा एक क्रिएटर्स का एक गढ़ है कानपुर में जिसका नाम है गंगा बैराज बहुत सारे लोगों को आपने वहां पे नृत्य कला में पारंगत होते हुए देखा होगा जी। और भिन्न भिन्न प्रकार की रील्स क्रिएट करी जाती है वहां पे। आपका कुछ देखा है आपने? क्या आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कुछ। हाँ, मैंने पहले तो जब तक ये राज मेरे सामने साक्षात नहीं खुला था, तब तक हम रील्स पे तो देख रहे थे। तो हमको पहले लगा कि शायद ये जो गंगा बैराज का ये ऐसे कोई जगह होगी, लोग बना देते हैं। फिर हमसे लोगों का नहीं दीदी, आप आकर देखिए। फिर उन लोगों ने वो हमें ले करके भी गए, उन लोगों ने दिखाया भी। तो हम ये पूछना चाहते हैं, क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? क्यों कर रहे हो ऐसा आखिर यार? गंगा बैराज है वो, थोड़ा तो कायदा बना के रखो। और मेरा कहना है डांस, अरे करो डांस करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मतलब चिथड़े पहन के क्यों नाचने लगते हो? ऑल आई वॉन्ट टू से इज, यदि आप डांस कर रहे हैं तो आप उसे इतनी अच्छी तरह कीजिए, इतना अच्छा तैयार करके कीजिए कि गली मोहल्ले से आप उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे जहां पर कि उस डांस की जरूरत है। जैसे बहुत सारे रील्स मेरे इंस्टाग्राम पे आते हैं जिसमें हम देखते हैं गांव की बच्चियां हैं, लड़के हैं, उनका ग्रुप है, वो लोग अच्छा डांस कर रहे हैं। और फिर मैंने थोड़े वक्त के बाद देखा कि वो किसी डांस कंपटीशन में है। तो आप मतलब वहां पहुंचने के लिए ये सब चीज इस्तेमाल करो ना। अब वही नाच लिए, और नाच भी पता नहीं क्या लिए, मतलब नृत्य कला में कोई फॉर्म नहीं है, कोई फॉर्म नहीं, डिफॉर्मिटी है। वो डिफॉर्मिटी क्रिएट मत करो। और फिर अचानक
अचानक कोई चला रहा सब कंधे सी टांगे लिए और मार एकदम बाइक चला रहा अजय देवगन की तरह। अरे मतलब क्या क्यों कर झौआ ऐसे ये बाल हैं उसके, अभी मालूम है मोटी दीदी, चप्पल ये लोग पहने। मेट्रो स्टेशन को भी शुरू कर दिए ये सब। हाँ तो देखो ये जो मेट्रो स्टेशन है ये टिकट लेकर मेट्रो से जाने के लिए बनाया है, वहां पर ये क्यों कर रहे हो तुम लोग? कुछ अच्छी जगह देखो, और यदि करना भी है तो मेरा ये कहना है कि कुछ बढ़िया करो कि लगे कि अरे ये कितना अच्छा डांस है, लोग आपके स्टेप्स कॉपी करें, कुछ तो करें उससे। तुम अपने आप को कॉपी नहीं कर पा रहे हो यार, मतलब बुरा मत बना दो, आप बुरा कर रहे हैं। और अगर इससे कोई आहत हो रहा है मेरी ये बात सुनने से तो बेट हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गलत है। आखिरी में हम भी यही कहेंगे कि खुले में शौच करना अपराध है, शौच कृपया अपने घर पर करें। ठीक है मतलब मुझे नाचने, यार मैं खुद नाचती हूँ, मैं एक्टिंग करती हूँ, ये सब करना बहुत अच्छी बात है। अब अगर वही जगह मान लीजिए कोई ट्रेन स्टेशन है, गंगा बराज है, कोई भी जगह, इवन ऑन रोड, पहली बात तो हर चीज ये करने के लिए होती नहीं। कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई रोड की परमिशन ली है, जैसे हम शूट जब करते हैं तो हम रोड की परमिशन लेते हैं वहां पर पूरे पेपर वर्क के साथ, ट्रैफिक के उसके साथ। आप ऐसा करके मतलब न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो मत करो। और अगर फिर भी आपको फुटपाथ पे नाचने का इतना मन कर रहा है तो कम से कम उसको इतनी अच्छी तरह नाचो कि कोई देखे, यदि तो आप किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचो। ऐसा ना नाचो कि कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़े या डिलीट करते घूम रहे हो कमेंट, क्योंकि लोग सच बोलने से कतराते नहीं है आजकल। हर किसी को लगता है कि वो सत्य बोल सकता है, कमेंट में आता है बोल के चला जाता है। कीपैड वॉरियर होते हैं। हाँ, अंगूठों में उनके बवासीर ऑलरेडी है, वो उसको निकाल रहे हैं कीपैड पे, क्यों कर रहे हो ऐसा? अरे बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच दीदी फॉर कमिंग इन माय पॉडकास्ट। आज की जो कन्वर्सेशन है ना, लिटरली मतलब कनपुरियों में मेरा पहला पॉडकास्ट, और पहला पॉडकास्ट मैंने इसीलिए पहला पॉडकास्ट किया है कि मेरे को ऐसा लगता है इनसे सही इंसान कोई नहीं हो सकता है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सुनिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और ढेर सारा प्यार दीदी के अकाउंट पे भी जाके देना। थैंक यू यू सो मच। थैंक यू सो मच।